हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डोर एडुडेन। और हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 10 नवंबर का, जिसके अंदर में जो पहली न्यूज है वो हमारे सबसे रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है? क्योंकि वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग होती है जो आती है यूएनएफसीसी के अंडर में। यूएनएफसीसी क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। अब इसके अंदर में होता क्या? अब इसके अंदर में 1992 जब अर्थ समिट हुई थी, उसके बाद से ये समिट स्टार्ट हुई और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग 21, जिसे बोला जाता है पेरिस एग्रीमेंट। क्योंकि जो हुई थी, ये हुई थी पेरिस के अंदर। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग 21 के अंदर इतना इंपॉर्टेंस क्या थी कि तब ये कहा गया था कि जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं वो डेवलपिंग नेशन को पैसे देंगे। किस चीज के लिए? कि उनको पैसा देंगे, उनको फाइनेंस करेंगे ताकि वो डेवलप्ड टेक्नोलॉजी लेके आ सके, जिससे कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हम जो है अपने टारगेट को मीट कर सके। फिर आप पूछेंगे कि टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा पूरे अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं बढ़ेगा 21st सेंचुरी के अंदर, तो हमारा जो है वो टारगेट है यूएनएफसीसी का, कोप का। तो जब 2000 जो कोप 21 है उसके अंदर में बात हो चुकी है और अब कोप 29 होनी है जो बाकू के अंदर, अजरबैजान के अंदर, तो कहां है फाइनेंसेस? क्यों ग्लोबल नॉर्थ जो है वो ग्लोबल साउथ को फंड नहीं दे रहा है? बात हुई थी कि लगभग बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। कहां है? और इस बार की जो बाकू समिट है, जो कोप 29 है, उसके अंदर में सबके कंसर्न फाइनेंसिस से रिलेटेड ही। अभी एक और बात आएगी कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ क्या है। ये एक इमेजिनरी लाइन है। अगर आप एक इमेजिनरी लाइन लगाएं जिसके अंदर में आप जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनको इस तरह से रखें कि डेवलप्ड नेशन एक लाइन के ऊपर आए और डेवलपिंग नेशन नीचे आ जाएं। यहां अगर हम देखेंगे तो कनाडा आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, पूरा यूरोप आ जाएगा, यूएसएसआर आ जाएगा, जापान आ जाएगा। ठीक है। वहीं अगर नीचे की तरफ में देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, न्यूजीलैंड आ जाएगा। उसके अलावा जो बचते हैं वो हो गए, ये हो गया हमारा ग्लोबल नॉर्थ, और जो बाकी बचा हुआ है वो ग्लोबल साउथ आता है, जिसके अंदर में चाइना आएगा, इंडिया आएगा, पूरा अफ्रीका आएगा, पूरा साउथ अमेरिका आ जाएगा। अब क्या हुआ कि ये जो कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज हैं, इन सब ने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उठाया। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जब फायदा हुआ तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका एम्बिशन इन्होंने ज्यादा किया और ज्यादा करने से इनका डेवलपमेंट हुआ। अब डेवलपमेंट इन्होंने किया और जो इन्वायरमेंट है उसको जो खराब करने का काम है वो मेनली जब ग्लोबल नॉर्थ ने किया है, और ग्लोबल साउथ जो डेवलपमेंट की तरफ चल रहा है, तो वो खर्चा क्यों बियर करे? जो एडवांसमेंट करनी है तो उसका खर्चे के लिए ही है जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये हुआ था कि ग्लोबल नॉर्थ फंड देगा। किनको देगा? ग्लोबल साउथ को, ताकि वो एक ऐसे तरह से डेवलपमेंट कर सके कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। अब कल 11 नवंबर से बाकू के अंदर, अजरबैजान के अंदर कोप 29 है। देखने वाली बात यह है कि क्या ग्लोबल साउथ को पैसे मिलेंगे? क्या कोई कंसेंसस आएगा कि कैसे फंड लोकेशन होना है, क्या होगा, कहां होगा? जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, जो डेवलप करना चाह रही हैं, जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो अभी भी ट्रेडिशनल उस पे ही जा रहे हैं, फ्यूल पे, तो कैसे करेंगे? ये देखने की बात है। और जब कोप 29 हो जाएगी और क्या होता है वो हम आपके लिए लेके आएंगे आर्डोर एडुडेन के ऊपर। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो कनाडा से रिलेटेड है। कनाडा ने जो एसडीएस, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रोग्राम जो है,
जिसके अंदर में जो स्टूडेंट वीजा है वो दिया करती थी कनाडा की गवर्नमेंट, उसको बंद कर दिया। 4 साल पहले लेके आए थे। उन्हें तब ये लग रहा था कि जो इन्फ्यूजन है, जो कनाडा के अंदर बहुत सारे लोग बाहर से पढ़ने आते हैं, उस हिसाब से इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहा था। अब क्या हो गया, अब इलेक्शन का टाइम आ गया है और इलेक्शन के साथ साथ कनाडा फर्स्ट का जो नारा है वो ट्रूडो गवर्नमेंट दे रही है। सब ये कह रहे हैं कि कनाडा के अंदर कैनेडियंस के जो राइट्स हैं वो आउटसाइडर ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने इसको बंद कर दिया है। तो इसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इंपैक्ट इंडिया के साथ वो 13 देशों के ऊपर पड़ेगा जिनको ये डायरेक्ट स्ट्रीम में लेके आए थे। उसके अंदर में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, जैसे चाइना आ गई, पाकिस्तान आ गई, कोस्टा रिका आ गई, वियतनाम आ गई। और उनका जो मेन क्राइटेरिया, जब एसडीएस जो स्कीम थी उसके अंदर में ये होना चाहिए था कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए या फ्रेंच आनी चाहिए, और अगर आप पढ़ने के लिए आना चाह रहे हैं तो कनाडा आपको बाहें खोलकर बुलाया। इसमें गवर्नमेंट ने जो तर्क दिया है इलेक्शन के अलावा, उन्होंने ये कहा है कि जो वहां की एजेंसी है जो कैनेडियन सिटीजनशिप देती है, जिसको बोला जाता है IRCR, इंटरनेशनल रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप का जो है उससे रिलेटेड है, जो कनाडा से रिलेटेड है, उसने कहा है कि इतने स्टूडेंट्स आ गए हैं कि अगर वो इन्फ्यूज होकर कैनेडियन सिटीजनशिप लेने लग जाएंगे तो हम और इन्फ्यूज नहीं कर सकते। उन्होंने इस तर्क के ऊपर इसको कर दिया है। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं वो बैड एक्टर्स की तरह काम करते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को तो बूस्ट करना चाहिए था वो उतना इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करता है, और जो कैनेडियन पीपल हैं उनके राइट्स को कर्टेल करते हैं। इसीलिए जो स्कीम थी ये बंद कर दी गई है, और इसका इंपैक्ट इंडिया के बहुत सारे उन युवाओं के ऊपर पड़ेगा जो बाहर जाकर वहां पढ़ना चाहते थे। उसके बाद की जो न्यूज है वो है हमारे टीबी टारगेट से। जब मोदी गवर्नमेंट आई 2014 के अंदर, उससे पहले क्या था कि इंडिया का टारगेट था कि 2030 तक हम टीबी को खत्म कर देंगे इंडिया के अंदर। फिर नया जो टारगेट था, रिवाइज टारगेट था, कि उसके अंदर था कि 2025 तक हम उसको खत्म कर दें। लेकिन क्या ये हो पा रहा है? हमने ड्रास्टिकली जो टीबी के केसेस हैं वो कम हो गए हैं, साल दर साल कम होते जा रहे हैं। लेकिन अगर 2025 तक करना है तो लगभग हमें 17% की गिरावट करनी पड़ेगी एक साल के अंदर, जो पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। तो क्या हमने काम किया? काम बहुत अच्छा किया। क्या उस लेवल तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। क्या हमने जो एम्बिशियस टारगेट बनाया था कि 2025 तक हम टीबी से मुक्त हो जाएंगे, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? और गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए कि अगर आप चाह रहे थे तो कहां चूक हुई है? क्या वो कोविड था? क्या कुछ और है? क्या जो स्कीम है जो बना रखी है, जब आपने टीबी का जो सेंटर है वो गुड़गांव के अंदर है, अमिताभ बच्चन जैसे आपके आइकॉन हैं जो उसके अंदर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और इतना सब कुछ होने के बावजूद क्यों नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट? और अगर गवर्नमेंट करना भी चाह रही है तो कहां रेड टेपिज्म आ रहा है? क्यों लोगों के जो केसेस हैं वो कम हो गए हैं, डेथ कम हुई है, केसेस कम हुए? पिछली साल के मुकाबले 5% लगभग 190 से 190 केस आए हैं इस साल, उससे पिछली बार 195 आए थे, सिर्फ 5 केसेस कम हुए हैं। अगर इतना कम हो रहा है, अच्छा है, हम टारगेट क्यों नहीं मीट कर पा रहे हैं? क्या हमने एम्बिशियस टारगेट लिया? इसके जवाब जो हैं वो गवर्नमेंट जब देगी तब हम आपके पास लेके आएंगे आर्डो रेडुडेंट के ऊपर। लेकिन इसमें हम जो पासिंग मार्क्स हैं कि क्या टारगेट को अचीव किया, नहीं किया, क्या इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है? कर रही है, अच्छा कर रही है, बेहतर करने की जरूरत है, तभी हम टीबी को अपने देश से निकाल सकते। अब जो हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो है टेररिस्ट अटैक। कहां हुआ है? क्वेटा के अंदर। क्वेटा कहां है? पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा प्रोविंस है बलूचिस्तान।
और बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा। क्वेटा के अंदर रेलवे स्टेशन पे अटैक हुआ और कौन किनके ऊपर अटैक हुआ? 27 लोग मारे गए, 14 सिक्योरिटी फोर्स के थे। हुआ क्या कि जो नए नए आर्मी रिक्रूट्स थे वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करके ट्रेन से घर जा रहे थे। तब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी उसने अटैक किया स्टेशन के ऊपर, उन नए नए रिक्रूट्स के ऊपर, कि आर्मी के खिलाफ है, हम एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, हमें फ्रीडम चाहिए। इस नाम पर उन्होंने जो नए नए बच्चे, जो नए नए रिक्रूट्स, लेफ्टिनेंट्स बन के निकले थे, जो सिपाही बन के निकले थे, उनके ऊपर अटैक किया। और इस पूरे बीच में पाकिस्तान ये चाहता है कि आईसीसी जैसा एक इतना बड़ा इवेंट को करवाने के लिए वो मरे जा रहा। कल ही इंडिया ने कहा था कि मैंने आपको दी भी थी न्यूज कि बीसीसीआई ने कहा है कि इंडियन टीम नहीं जाएगी पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कंसर्न्स के। और उसके बाद एक ऐसा बड़ा अटैक, अगर सिक्योरिटी पर्सनल ही सेफ नहीं है तो बाकी नेशन, हमारी टीम कैसे सेफ होगी? और ये जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, इसके केस में क्या होगा, ये देखने की बात है। और आगे क्या होता है ये हम आपको बताएंगे आर्डो रेडुडेन के ऊपर। इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट गाजा के अंदर चल रहा है, और जब जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर क्या है, हमास जो है वो मैंने आपको पहले बताया है, वो गाजा के अंदर सरकार चलाता है। और जो कतर मुल्क है वो एक मीडियोकर की तरह काम कर रहा था, एक मीडिएटर की तरह काम कर रहा था, कि वो दोनों पार्टीज इजराइल और हमास के बीच में एक ट्रूस कॉल कर सके, एक शांति वार्ता की तरफ काम कर रहा। किस लिए कर रहे थे? ताकि दोनों जो पार्टी हैं वो साथ में आए और एक पीस एस्टैब्लिश हो सके। कहां? गाजा के अंदर। और गाजा के अंदर क्यों? 1 साल से ऊपर से लड़ाई चल रही है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, हाइजीन नहीं है, कैसे सरवाइव करेंगे? और जो 30 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन जो गाजा के अंदर रहती है, उनका क्या कसूर है? तो कतर ने यह कहा कि जब तक दोनों पार्टी पीस की तरफ बात नहीं करेंगी तो वो इस मध्यांतर में नहीं रहेगा, वो इस मीडिएशन से बाहर जा रहा है। और अभी भी इतने अटैक्स चल रहे हैं हमास और गाजा के अंदर कि क्या होगा ये देखने की बात है। अब शायद सुनने में तो ये भी आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और वो चाहते हैं कि इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। तो वी होप फॉर द बेस्ट कि शायद जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाए। अब इसके बाद की जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है वो इंडियन इकोनॉमी से बेस्ड। इसके अंदर में आपको 2 डिफरेंट आर्टिकल्स मिलेंगे। एक ये मिलेगा कि जो FIIs है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो इंडिया से बाहर जा रही है। अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा है वो पिछले अक्टूबर में लगभग 94,000 लाख करोड़ रुपए बाहर गए हैं। क्यों जा रहे हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो चाइना के अंदर स्टिमुलस आया है और जो इंडिया के अगल बगल में ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस वजह से और जो मार्केट है वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रही थी। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लगा कि अपनी सिचुएशंस को स्क्वायर करते हैं, प्रॉफिट ज्यादा लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं चाइना के अंदर। जापान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट गई थी, क्योंकि जापान ने भी क्या किया था, अपना जो रेट है उसको कम कर दिया था, इंटरेस्ट रेट को कम किया था, तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे थे और उन्हें लग रहा था इंडिया से ज्यादा रिटर्न वहां जाएगा। तो जब इतनी सारी अमाउंट चली गई तो उसके बाद हुआ क्या, और क्यों इंडियन जो सेंसेक्स है, जो दलाल स्ट्रीट है, वो अभी भी चल रही है? उसका जो मेन चीज है वो हमारे डोमेस्टिक सेवर्स, इंडियन मार्केट के अंदर अब जो हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो इतने मजबूत हो गए हैं कि वो खुद से मार्केट को संभाल पा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड आगे बढ़ा है, लेकिन जो सेविंग है, जो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट है, वो इसके अंदर में काम कर रही है।
और डोमेस्टिक मार्केट ने ही सेंसेक्स को हमें बचा के रख रखा है, वरना हमारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाती। वहीं एक अच्छी खबर भी आ रही है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर तो जा रही है, लेकिन सेबी जो रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक्स के लिए, उसने कहा है कि डेली वो 30 से 50 न्यू एफपीआई जो हैं वो आना चाह रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर, उन्हें अभी भी होप है। और ये बहुत अच्छी खबर है कि हमारे डोमेस्टिक जो हैं इन्वेस्टर्स वो तो हैं ही हैं, बाहर से भी लोग अभी भी इंटरेस्टेड है इंडिया के अंदर, तो इंडियन इकोनॉमी बूम करेगी। और ये जो सेंचुरी कहा जाता है कि ये जो सेंचुरी है ये इंडियन सेंचुरी होगी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। अब जो नेक्स्ट न्यूज है वो थोड़ी हमारे लिए सैड न्यूज है। सैड न्यूज किस लिए है कि जो पंडित राम नारायण जी हैं, जो सारंगी वादक थे, वो गुजर गए हैं 96 की एज में। और जिन्होंने सारंगी को एक ग्लोबल स्टेचर दिलाया वो गुजर गए हैं। जिन्होंने सारंगी को अपना पूरा जीवन दे दिया वो गुजर गए। इन्होंने कहां कहां काम किया, इन्होंने पाकीज़ा मूवी में काम किया, इन्होंने, इनके लिए एक गाना भी है, चलते चलते मेरे यूं ही कोई मिल गया था। वही जो गाना जिसके अंदर सारंगी लेके आए, पंडित रविशंकर प्रसाद जो सितार बजाते थे वो इनके बहुत ज्यादा मुरीद थे, उनके साथ इन्होंने बहुत ग्लोबल लेवल पे काम किया है। और इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने दिया है। इतनी बड़ी हस्ती हैं, वो हमारे देश को छोड़कर चले गए हैं। राम नारायण जी को हम अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डो।